हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे डीआरएनएस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर निर्मला शुक्ला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने इस छोटे से प्यारे से चैनल पे। ठीक है, तो चलिए, जिस तरह से आप लोगों को मालूम ही होगा कि एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम की तैयारी हमने चालू कर दी है और आप सबने भी कर दिया होगा। और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो अपनी प्रिपरेशन को चालू कर दें, क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है, अपने पास टाइम तो रहता नहीं है। कितना जल्दी मतलब निकल जाता है, इतना लंबा सिलेबस है कि वो पूर्ण ही नहीं हो पाता है। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है, एग्जाम दिसंबर में हर हाल में क्वालिफाई करना ही है, तो तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। ये मत सोच के बैठिए कि अभी तो जुलाई चल रहा, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, अभी 4-5 महीने हैं। ये 4-5 महीने कब हाथ से निकल जाएंगे, समय का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, और गुजरात सिट, राजस्थान सिट और एमपी सिट, तीनों सिट की तीनों सेट का जो सिलेबस है वो सेम ही है, यूजीसी नेट वाला ही है, इतना तो आप लोगों को मालूम ही हो गया होगा। तो साथ में उसकी भी तैयारी होती रहेगी। गुजरात सेट की कल शायद लास्ट फॉर्म भरने की डेट है, तो जिन बच्चों ने फॉर्म ना भरा हो वो फॉर्म भर लें। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास, और उपन्यास की हमारी क्लासेस 3 क्लासेस हो गई हैं। जिन बच्चों ने पूरा पिछली वीडियो ना देखी हो तो वो जा करके जरूर देखें। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शेखर एक जीवनी भाग 1, अज्ञे द्वारा लिखा गया उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग सन 1900 भाग 1 जो है 1941 में प्रकाशित हुआ था। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं अज्ञे की जीवनी मानते हैं। अज्ञे स्वयं इस बात से इनकार इनकार करते हैं, स्वयं क्या है, इस बात को स्वीकार करते हैं। शायद था, तो यहाँ पे इनकार लिखा है, देखती हूँ आगे बुक में, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि क्या है। यहाँ पे इनकार है कि स्वीकार है, शायद स्वीकार ही था। इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा गया है। ये जो उपन्यास है मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसका थोड़ी इसकी इस उपन्यास के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, शेखर एक बालक है जो उसके मन में जो रहन सहन सब कुछ देखता है, उठता है, बैठना, मतलब एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक है, जो हर एक वस्तु को देख करके, हर मतलब चीज को देख करके, क्या कैसे होता है, इन सारे माहौल को देख करके कि कैसे चिड़िया उठती है, कैसे सुबह होती है, शाम होती है, मतलब हर एक चीज के बारे में वो इतना जिज्ञासु बालक है कि पूछता ही रहता है। ठीक है ना, उसके अंदर इतनी जानने की लालसा, इच्छा होती है कि वो हर चीज में, हर एक उसमें क्वेश्चन करता रहता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते देखते हैं। और मनोवैज्ञानिक है फ्लैशबैक शैली में भी। यह उपन्यास व्यक्ति के अतिरिक्त लोगों के द्वंद्वों को सामने लाता ही है, साथ ही अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्व जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से भी टकराता है। शेखर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहते हैं, परंपरागत अनुभवों और ज्ञान को अपनी कसौटियों पर कसना चाहते हैं। दरअसल शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा करते हैं। शेखर के माध्यम से बालक बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव एवं उसकी प्रवृत्ति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। ठीक है, अब ये सब तो समझ में ही आता होगा, कि आ ही गया होगा आप लोगों को कि इसमें ये क्या कहना चाहता है उपन्यास। ठीक है ना, शेखर एक जीवनी उपन्यास 4 खंडों में विभाजित है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, आपको पृष्ठभूमि समझ में आ गई कि इस उपन्यास में क्या है। ठीक है ना, शेखर किस प्रवृत्ति का है, कैसा है, उसके विकास में कैसे भावनाएं उत्पन्न होती हैं देख करके। ठीक है, भय कैसे होता है, अहम कैसे होता है, और काम वासना, ये सारी प्रवृत्ति उसके अंदर कैसे आती है। ठीक, शेखर एक जीवनी 4 खंडों में विभाजित है। ठीक है ना, भाग 1 की बात हो रही, ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि शेखर एक जीवनी उपन्यासों के खंडों को क्रमानुसार लगाइए। ठीक है ना, या इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक, तो इनको याद रखिएगा। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का चित्रण है, किशोरावस्था का चित्रण है, क्रांति की भावना है, विद्रोह चेतना का रूप है, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है उस उपन्यास में। यह उपन्यास जो है पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा नाम से भी जाना जाता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास को प्रकाश पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रकाशमान पुच्छल तारा किस उपन्यास को कहा जाता है, वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, और शेखर एक जीवनी कितने खंडों में विभाजित है, तो पहले ये भी याद रखिएगा 4 खंडों में विभाजित है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। दे देगा शेखर एक जीवनी और परीक्षा गुरु, और इधर दे देगा क्या, मैला आंचल,
कि कौन कितने खंडों में विभाजित है, तो 41 जितने भी जिसके हैं सबका याद रखिएगा, ठीक है। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति, ठीक। अब चलते हैं पात्र की ओर। शेखर पुरुष पात्र में आता है। शेखर नायक है, बंधन मुक्त रहना चाहता है इसके माध्यम से। बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय का चित्रण किया गया है। हरिदत्त शेखर के पिता जो अनुशासन प्रिय थे, ठीक है ना। अब आते हैं स्त्री पात्र। सरस्वती शेखर की बहन जो उसकी प्रेरक मूर्ति और गुरु भी है। शारदा मद्रासी लड़की, मद्रासी परिवार की लड़की जिसके प्रति शेखर आकर्षित रहता है। वह स्वभाव से चंचल तथा स्पष्टवादी है, ठीक है ना। स्पष्टवादी कौन है? शारदा मद्रासी लड़की है। फिर है शशि, उपन्यास की नायिका तथा शेखर की मौसेरी बहन, जिसके प्रति शेखर क्या होता है? आकर्षित होता है, ठीक। मौसी की लड़की है, मौसेरी बहन, ठीक है। फिर है शांति, 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की। शांति जो है वो तपेदिक बुखार से क्या है? पीड़ित लड़की है। अब आते हैं गौड़ पात्र। शेखर की माँ मणिका, कुमार, प्रतिभा, ईश्वरदत्त, प्रभुदत्त, रविदत्त और चंद्र, इन पात्रों को भी याद रखिएगा। इस उपन्यास, सभी उपन्यासों के पात्र जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सब में जैसे ये गोदान हो गया और उनके गौड़ पात्र इतने आप मत देखिएगा, लेकिन मेन मेन पात्रों को देखिएगा। लेकिन ये छोटा सा उपन्यास है, मतलब इसके पात्र जो है वो लिमिट में है, ज्यादा पात्र नहीं है, तो इन पात्रों का नाम याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। ये प्रभुदत्त, रविदत्त, ईश्वर दत्त ये आए हुए हैं एग्जाम में, तो इनको ध्यान रखिएगा कि किस उपन्यास के ये पात्र हैं। उपन्यास में अजय ने उस समय की राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता एवं क्रांति की विचारधारा को व्यक्त किया है, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से हटेगा भाई? हम्म, इस उपन्यास पर जो है रोके ज्वा क्रिस्टा का प्रभाव है। हिंदी का प्रमुख वैज्ञानिक उपन्यास है ये। रोरो ज्वा क्रिस्टॉक बिंबो प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। फिर है कथासार, ठीक है ना। अब कहानी यहाँ से आपको समझ में आएगी अच्छे से। इस उपन्यास कथासार, इस उपन्यास में शेखर के विद्रोही व्यक्तित्व एवं बौद्धिक संघर्ष का चित्रण पूर्वदीप्त शैली में हुआ है। उपन्यास का आरंभ में शेखर को फांसी की सजा से ठीक पहले की रात जेल में उसके द्वारा अपने जीवन के पूर्व घटित घटनाओं को याद करने से होता है, ठीक है ना। इस उपन्यास का आरंभ भी कहाँ से होता है? जब उसको फांसी होने वाली रहती है, ठीक उसके पहले की रात, एक दिन पहले की रात में वो अपने पूरे जीवन पूर्व में घटित जितनी घटनाएं होती है उनको वो याद करता है, ठीक है ना। उन्हीं यादों को इसमें लिखा गया है, ठीक। इसीलिए ये पूर्व दीप्ति शैली का मतलब ये होता है पुरानी बातों को याद करना, ठीक है ना। या तो अपने बाल्यावस्था में चले जाना, उनकी बातों को करना, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को उपन्यास बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। यह सबसे पहले राशि को राशि नहीं होता है, शशि को याद करता है। वह सबसे पहले जो है राशि, यहाँ पे लिखा है राशि नहीं होगा, शशि को याद करता है। फिर शैशव अवस्था में जब वह 8 वर्ष का था, वह बहन सरस्वती की याद आती है। इसके बाद वो शारदा को याद करता है। फिर उसे माता पिता के प्रति धिक्कार की महावना जागने वाली घटना याद आती है, ठीक। पहला खंड। शेखर अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण स्कूल नहीं जाता है, शिक्षकों को परेशान करता है, छोटी उम्र में अकेलेपन का अनुभव करता है, ईश्वर को नहीं मानता है, अपनी बहन सरस्वती से आकर्षण का अनुभव करता है, ठीक है ना। तो पहले जो खंड है उपन्यास में, इस उपन्यास में बालक जो है ये बहुत ही उदंड था। उदंड मतलब वो जो बालक मतलब इसको पढ़ाने आते थे तो उन टीचरों के बारे में ही बुराई कर देता था कि ये टीचर ऐसा है, ये टीचर ऐसा है, ये मुझे नहीं पढ़ाए, मतलब मैं इनसे नहीं पढ़ूंगा, बहुत ज्यादा। जबकि ये पढ़ने में बहुत अच्छा था, ठीक था। बहन इसको जब सरस्वती पढ़ाती थी तो बहुत अच्छे से समझ जाता था। इसके दूसरे जो भाई बहन के लिए टीचर लगे हुए थे, अभी लास्ट में आएगा, तो ये बहुत अच्छे से उसको मतलब जितनी उनको पढ़ाया जाता है, ट्यूशन वाला जो सर रहते हैं, बड़े बड़ी क्लास की जो क्लास पढ़ाते हैं, तो वो भी इसको याद हो जाता है। लेकिन ये खुद के टीचर से नहीं पढ़ना चाहता था, उनमें कमियां निकाल करके उनको भगा देता था, ठीक है। दूसरा खंड है
विदेश के प्रति उसका मन घृणा के भाव से भर जाता है। दूसरे खंड में आता है, वह गांधी जी को अपना आदर्श मानता है। अपना भाव प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय नाटक लिखता है। ठीक है। फिर है तीसरा खंड, नास्तिक शेखर अपनी बहन सरस्वती को अपना प्रेरक गुरु मानता है। उसी समय जब वह दक्षिण में रहता है, उसके जीवन में शारदा का प्रवेश हो जाता है, जो शेखर को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसके बाद शेखर मैट्रिक की परीक्षा देने लाहौर जाता है, जहां उसे शशि मिलती है। जब वहां से लौटता है तो शारदा और उसका परिवार जा चुका होता है। इसी खंड में शेखर को स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में ज्ञान होता है। ठीक है। ये अपनी बहन से भी पूछता है कि बच्चे कैसे होते हैं। ठीक है। चौथा खंड है, मद्रास में शेखर द्वारा कॉलेज में बिताए दिन का वर्णन है, जहां उसकी उम्र 15 वर्ष की रहती है। मद्रास में वह कुमार नामक लड़के से मिलता है। उसमें समाज सेवा की भावना बढ़ने लगती है। परीक्षा के दिनों में त्रिवेंद्रम जाने पर शेखर पुनः शारदा से मिलता है, परंतु ये जो लाइन है याद रखिएगा, परीक्षा के दिनों में वो कहाँ जाता है? त्रिवेंद्रम जाता है, और वहां वो फिर से शारदा से मिलता है। शारदा की बातों से शेखर को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। इस घटना के प्रभाव से वह मद्रास को छोड़ देता है। इस उपन्यास में शेखर के बचपन से लेकर के उसके कॉलेज में बिताए गए जीवन का चित्रण है। ठीक है ना। इस तरह से ये वो चारों खंडों में बालपन से लेकर के शेखर के कॉलेज तक के बिताए हुए दिनों का ही वर्णन किया गया है। इसके आगे की कहानी जो है शेखर की, वह शेखर एक जीवनी भाग 2 में वर्णित है। ठीक है। अब चलते हैं प्रमुख उद्धरण के बारे में, प्रमुख मेन विशेषता के बारे में, प्रमुख लाइनों के बारे में कि क्या है। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। क्रांतिकारी अंतगोत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवादी उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला पूरा भाग्यवाद नहीं होता है। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर के कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। ठीक। अब है विशेष। इसमें विशेष ऐसा क्या है जो आपको याद रखना? याद तो सब कुछ ही रखना है। यह उपन्यास फ्लैशबैक अर्थात पूर्वदीप्ति शैली में लिखा गया है। वह वहां बैठा स्वप्न देखा करता है, और शशि स्वयं चित्र की तरह न आकार उसे आलोकित करने वाले प्रकाश की तरह आती है। विचार न होकर अनुभूति है। ठीक। अच्छा होता कि मैं कुत्ता होता, चूहा होता, दुर्गंध में कीड़ा कृत्रिम होता, वह निश्चित इससे कि मैं वैसा आदमी होता जिसका विश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं है, उत्पन्न होते हैं। विद्रोही बुद्धि परिस्थितियों के संघर्ष की सामर्थ्य से, जीवन की क्रियाओं से, परिस्थितियों के प्रतिघात से नहीं निर्मित होती है। वह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन नहीं है, उसका अभिन्नतम जो है वो अंग है। विद्रोही हृदय की एक विशेषता है कि वह अपने विकास में फैलते हुए नूतन नूतन विचारों को अपनाकर भी विद्रोही ही रह जाता है, क्योंकि वह अपने काल के अग्रणीम लोगों में ही आगे ही रहता है। इसीलिए तो प्रतिक्रियावादी जर्मनी में उत्पन्न होकर और पलकर भी आइनस्टाइन विद्रोही हैं, और संसार की सबसे विराट, सबसे अधिक आग्नेय घोतकमय युग प्रवर्तक रूसी क्रांति की गोद में पलकर भी स्टेलिस विद्रोही नहीं हो पाता है, जूठन की बीनने वाला ही रह जाता है। विद्रोही अंततः नियत है, क्योंकि उसके उपकरणों में प्रेम के बाद सब सबसे बड़ा और सबसे अमोघ अस्त्र यही बौद्धिक घृणा यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत बहुत पवित्र अस्त्र है। जहाँ प्रेम जितना उग्र होता है, वहाँ वैसी ही तीखी घृणा भी होती है। क्रूरता में केवल यातना दी ही नहीं जाती, स्वयं पाई भी जाती है। और स्वप्न में स्नेही अपने को ही नहीं भूलता, स्नेह के पात्र को भी भूल जाता है। वर्षाना नष्ट है, मुरझा जाती है, और वासना जो है वो नश्वर है, मुरझा जाती है, और तब प्रेम तंतु भी जीवन की स्थिरता बनाए रखता है। हाँ, शायद इसे उल्टा कह रहे, जब प्रेम मर जाता है तब वासना उसके सब को उठाए उठाए फिरती है, और उससे अपने को धोखे में छिपाना चाहती है। मानव के झूठे
मानव के लिए झूठ, छल और मक्कारी अत्यंत सहज है, क्योंकि ईश्वर ने मानव को अपना प्रतिरूप बनाया और ईश्वर हमारे ज्ञान में सबसे बड़ा झूठा और छलिया और मक्कार है। बहुत गहरी चोट का एकमात्र मरहम होता है चोट पहुंचाने वाले की उपेक्षा, दृष्टि, दया तो उसके घावों को खरोच कर खोल देती है। जीवन की गहनतम घटनाएं जीवन का अनजान क्षण में भी हो जाती है। घोर क्रीड़ा का उद्भव सदा ही रहस्यमय होता है। उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, किंतु उसका अंकुर तब कब, कहाँ, कैसे फूटा यह पता नहीं चलता है, क्योंकि इसके लिए हम उस समय चौकन्ने नहीं होते। कहते हैं कि मानव अपने बंधन आप बनाता है, पर जो बंधन उत्पत्ति के समय ही उसके पैरों में पड़े होते हैं और जिनके काटने भर में अनेक के जीवन बीत जाते हैं, उनका उत्तरदायी कौन? वे उन तीनों महत्वपूर्ण प्रेरणाओं का चित्रण करती है जो प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन करती है। अहंता, भय और शक्स, डर। डर के बिना मानव का अस्तित्व नहीं ठहर सकता है। जो नियमों से नहीं चलते किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं, जीवन तो उन्हीं का है। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया और अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। संसार का आदर्श व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, एक टाइम है, और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोक पीट करके उसके व्यक्तित्व कुचल कर उसे उस टाइम में सम्मिलित कर लिया जाए, जिसे उसे मूल रखना न रहने देकर के एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। शेखर ने देखा उसके संसार के अलावा एक और संसार है जिसमें पक्षी रहते हैं, जिसमें स्वच्छंदता है, जिसमें विश्वास है, जिसमें स्नेह है, जिसमें सोचने की, खेलने की अवध स्वतंत्र है, जिसका एकमात्र नियम है वही हो जो कि तुम हो। और यह संसार उसके लिए एक स्वर्ग है, एक अत्यंत वांछित स्वप्न हो गया। उसकी कुल यातनाओं में मुक्ति, उन्मुक्त का द्वार, उसके अकेलेपन से उसका सहारा। वह वहाँ है केवल दैत्य संपूर्ण दासत्व। माता पिता अपने बच्चे को बोध कराते हैं, अवज्ञा के लिए नहीं, स्वीकृति के लिए झुकाना सिखाते हैं, अभिमान से नहीं, दासत्व भाव से। आत्माएं इस संबंध में इस तरह जकड़ी गई हैं कि वे स्वयं नहीं जानते वे किस श्रृंखला में बंधे हैं, और स्वयं उनकी कड़ियां पक्की करने में सहायक होते हैं। लोहा या सोना एक ही चोट से नहीं बनता, उस पर कई चोटें होती हैं। चोट पर जोर, जोर पर चोट। वैसे ही शिक्षण है, एक या दो चोट में नहीं हो जाता, असंख्य चोटें होती हैं, किंतु उसमें इतना भी भेद नहीं होता है कि वे एक ही चोट की पुनरावृत्ति मात्र हो। इसीलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, क्योंकि इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। सरस्वती शेखर से कहती है। हम लोग काल का मापन निष्प्राण घड़ियों से करते हैं। कितने मूर्ख हैं हम। क्षण में ही जो युग युग बीत जाते हैं और युगों तक जो क्षण वैसा ही बना रहता है, उसको अनुभव से मापने की सामर्थ्य क्या घड़ियों में है? इनकी इन अवर्णनीय सुंदरता से, विशेषणहीन रात्रिता से यह प्रमाणित कर दिया है कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि भूख और लड़ाई बनाने वाला कौन सा ऐसा ईश्वर हो सकता है जो इतनी सुंदरता बना सके? लेकिन यह कहना तो वही वही हुआ कि ईश्वर वही है जिसके बारे में हम निश्चय पूर्वक कर सके, वह नहीं। बस थोड़ा सा और बचा है। उसने देखा समझा लिया कि कोई किसी का नहीं है, यानी इतना ही नहीं है कि उसका स्वामी, निर्देशक, भाग्य विधायक बन सके। कोई ऐसा नहीं है जिस पर वह निर्भर किया जा सके, कि जिसे प्रत्येक बात में पूर्ण अचूक माना जा सके। यदि किसी का कोई है तो उसकी बुद्धि। मनुष्य को उसके सहारे चलना है, उसी के सहारे जीना है। ऐसे स्थान आवश्यक है जहाँ बुद्धि जवाब दे जाती है, लेकिन इसमें वह ईमानदारी है जो बात नहीं जानती। आप वहाँ चुप रहती है, गलत उत्तर नहीं देती। स्कूलों में टाइम बनते हैं वह बना व्यक्ति, और जब कोई आहत होकर शक्की होता है, तब संसार में शक से मुक्त कुछ नहीं रह जाता। बड़ा होकर के शेखर जो है, उसने कहा करता था, देखिए मानव स्वभाव विश्वासी होता ही है, और वह विश्वासी है तब पक्षपात लेकर चलता ही है। शेखर जो है पिता से कहता है।
जीवन वैचित्र का दूसरा नाम है। जिसके जीवन एक रूप के बोझ में कुचले जाकर के नष्ट हो जाए, उसके जीवन में भी इतनी घटनाएं होगी कि वह एक सुंदर उपन्यास बन सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकें की कमी ना रहे। लेकिन तब जब हर एक को लिखना आता हो। इस मेरे व्यक्तिगत जीवन में मानव के समष्टिगत जीवन का ही इतना अंश है कि समष्टि उसे समझ सके और अपने जीवन की एक झलक पा सके। मेरे जीवन में व्यक्ति और टाइम का वह अविलेश्य घोल है जिसके बिना कला नहीं है और जिसके बिना फलतः उपन्यास नहीं है। मैं केवल एक बोझ उसके ऊपर से उतारना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता हूँ। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता, स्वयं पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब उसे वैसा देना है जैसे देकर वह फिर मुझे मिलेगा नहीं, बिल्कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। यह अब शेखर नहीं है, वह शेखर कलाकार बनने का इच्छुक कवि या सह पार्थी शेखर समाप्त हो गया है। अब वह बचा है जो मैं हूँ, जो फांसी चढ़ेगा, जो मैं है, जिसे मैं कहता हूँ और कह करके अर्थ नहीं समझता कि मैं क्या हूँ। करोड़ों वर्षों से मानव की एक ही चेष्टा रही है कि या तो सुख पाले या उसकी कामना को खो दे, और इन दोनों में से ही वह असफल रहा है। यूँ कहना चाहिए कि माँ की ओर आकर्षित आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारण की ओर साधारणतया की ओर मानवता सामान्यता की ओर जाते हैं, और पिता की ओर उत्कृष्ट पुत्र, माता की ओर आकृष्ट कन्या असाधारण होते हैं। पहली श्रेणी में मिलेंगे सीधे साधे शांत आदमी, सामान्य स्त्रियां जिनमें कोई खास बुराई नहीं है, जो साधारणतः प्रसन्न और संतुष्ट हैं, जो जीते हैं, रहते हैं, मरते जाते हैं। दूसरे मिलेंगे प्रतिभावान लेखक और कवि, देश और समाज को बदल देने वाले सुधारक, क्रांतिकारी, डाकू, पुजारी, पतित मानवता से प्रेत, अच्छे बुरे उनके लिए साधारणता नहीं है। वे सुलग नहीं सकते, फट ही सकते हैं। अच्छे और बुरे का निर्णायक कौन है? लेकिन मुझे लगता है मृत्यु एक ऑपरेशन है, जैसे दांत उखड़वा देना। कुर्सी पर बैठना पड़ता है, डॉक्टर एक झटका देता है, एक तीखा दर्द होता है और फिर शांति मिलती है, छुटकारा हो जाता है। मृत्यु भी वैसी ही है। शारदा, मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज है। जीवन प्यारा है या नहीं, इसकी कसौटी यही है कि उसे बिना खोद के लुटा दिया जाए, क्योंकि विराट प्रेम मौन ही हो सकता है। जो अपना प्यार कह सकते हैं उसका प्यार ओछा है। नीम का स्वाद कड़ू है और गंध मधुर है, ऐसे ही प्रेम है जिसका रंग सुंदर है और स्पर्श कठोर है। फिर विश्वास बच्चों की चीज है, दिखावट और सच्चाई भेद करने पर बड़ा ही अधिकार है। शेखर नास्तिक है और मूर्ति पूजक है, और सरस्वती भी वह उपाध्याय मूर्ति है। उपासना का जब हद तक पहुंचती है तब उस पाठक ठीक ही उतना ही मानवीय होता है जितना कि उपासक। बल्कि उपासक के लिए तो वह उसकी एक और प्रेक्षण मात्र रह जाता है, जिसके भीतर ना होकर के बिल्कुल घटनावश उसके सामने हो गया, और इस सामने होने में जाने कैसे आश्चर्य हो गया है। सीधे शीशे में अपना प्रतिबिंब पर उसकी ही वितीर्ण और अवधि भी हो गई है, आबाद भी हो गया है। मानवता कुछ चाहती है लेकिन जानती नहीं है कि क्या, और उसे जानने की खोज में अनेक रास्ते पर एक ही भटक रही है। मानो सारी मानवता अपने जीवन की गति में है, किसी दीर्घ या बया संधि पर खड़ी है और अपने में उलझ रही है। उसका यौवन, उसके कृतित्व के दिन अभी आधे आगे हैं। विवश क्रोध की चरम सीमा एक आदर्श मांगने वाली चीज है। स्त्री प्रकृति का एक निगूढ़ तत्व है, उसकी अत्यंत सुलभ एक बाहरी बाहरी जो है वैपरीत्य, जिसमें उसका सौंदर्य और उसकी सामंजस्यता छिपी हुई होती है। नास्तिक जब विश्वास करने वाला आता है तो बड़े बड़े पंडित उसके आगे नहीं टिक सकते हैं। उसकी अंधविश्वास की सर्वग्राहिणी लहर के आगे संदेश की कंदराए बुद्धि के पहाड़ सब समतल हो जाते हैं और डूब जाते हैं। प्रेम की और त्याग की बिरुदावली बहुतों ने यही है कि घृणा और वासना की प्रशंसा कभी किसी ने नहीं की। रोमा रोला का यह वाक्य पढ़ा पढ़ा कि सत्य उसके लिए है जिसमें उसे सह लेने की शक्ति है।
आप अंधकार दूर करना चाहते हैं तो यही कर सकते हैं कि रोशनी जला दें, यह नहीं कर सकते कि अंधकार का अंधियारापन मिटा देंगे। शेखर राघव से कहता है, अज्ञात शून्य से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसा छाया छाया से लठैती करना। शेखर सदाशिव। संशय मानव का अधिकार है, लेकिन अगर वह उदारता नहीं पैदा करता तो वह मानव का शाप। उसने कई बार देखा है कि आप राष्ट्र के नाम पर लोगों को बुलाएं, कोई नहीं आएगा, लेकिन राष्ट्रीय झंडा लेकर के चलिए तो बहुत लोग नीचे आ खड़े होंगे और अपने को कोट के कॉलर में तिरंगा बिल्ला भी लगा लेंगे। हमारे आदर्श डर की भीत पर कायम है, हमारे विशाल भावनाओं की नींव खोलती। और जैसे ही शास्त्र भी कहते हैं, हमारे देवता के पैर भूमि पर नहीं टिकते। समाज की सड़ी हड्डियों को भड़कीले लाल रेशम में लपेट करके हम कहते हैं, देखो हमारा युवक समाज समुदाय। सौंदर्य कुछ नहीं है अगर वह शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है। यह उसे समुद्र ने सिखा ही दिया है। उस आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव, आदि सुंदर समुद्र ने सौंदर्य वही है जहाँ संग्राम है, और उससे वही देख सकता है जिसके भीतर भक्ति है। इस तरह से यह उपन्यास जो है समाप्त होता है। अगर आप लोगों को पढ़ने में हेल्प हो, कंटेंट जो है ये यूजफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।